देखो ध्यान दो यार, लिखिए यार पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो पीरियड बेसिकली कहां से आया है? अगर आप घड़ी देखते हैं तो पीरियड क्या, एक सुई कैसे घूमती है? सेकंड, एक आवर में, मिनट। अगर हम घूमने वाली सुइयों की बात कर रहे हैं तो पीरियड का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ इंटरवल है। पीरियड क्या होता है? जैसे कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि 1 घंटा, -1 घंटा कभी नहीं कहेंगे। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, मतलब किसी का पीरियड जो होता है, पीरियड क्या है हमारे पास? पीरियड बेसिकली क्या है कि अगर कोई फंक्शन या कोई भी थिंग है वो रिपीट हो रही है और उसके बाद कैसा आ रहा है नेचर? सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो क्या होगा? पीरियड होगा। अगर फंक्शन में जो आपको समझनी है बात इंपॉर्टेंट, वो क्या है? पीरियड होता क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। पीरियड क्या रहता है? लेंथ ऑफ इंटरवल। तो हमेशा कैसे कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। पीरियड क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव। ढंग से समझना आ रहा है? अगर फंक्शन में हम बात करते हैं तो अगर ध्यान से सुनना, y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है कोई, और पीरियडिक की बात हो रही है, तो अगर फंक्शनल रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि t से हम आगे गए तो वैल्यू कैसी आ गई? सेम। अगर रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ये रिलेशन डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैलिड हो, ठीक है ना, इट इज वैलिड फॉर ऑल एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोमेन ऑफ एफ। तो और टी क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे? एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड टी, एंड टी की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल होगी उसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल पीरियड। ठीक है कि नहीं? अब नोट कर लो ढंग से। फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स, फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स, इफ फंक्शनल रिलेशन, for y equal to fx, if functional relation f of x plus t equal to fx is valid for all x element of domain। ढंग से लिख लो, is valid for all x in the domain of fx, then नहीं, ऐसे लिखो, is valid for all x domain of fx where t is positive constant, where t is positive constant, then fx is periodic function with period t। is valid for all x domain of f where t is positive constant, where t is positive constant, then fx is periodic function with period t। लिख लो ये भी। the least positive value of t
द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी the least positive value of t is known as fundamental period. The least positive value of t is known as fundamental period. The least positive value of t is known as fundamental period. समझ गए ना? t को पॉजिटिव ही क्यों मानते हैं? क्योंकि यह होता है लेंथ ऑफ इंटरवल होता है. इंटरवल ऑफ टाइम तो घड़ी का पीरियड है, किसी का भी पीरियड हो सकता है, लेंथ ऑफ इंटरवल होती है. बात समझ में आ गई ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिलेशन है ये डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैलिड होना चाहिए. बात समझ में आ गई ना? ऐसा नहीं है कि डोमेन के कुछ पॉइंट्स के लिए वैलिड है. समझ आ गया? ये समझ आया कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे. जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है उनके बारे में बात करते हैं. लेट एफ एक्स इक्वल टू, जो आपको भी मालूम है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है. ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई. अब ध्यान से समझना, जैसे इसके ग्राफ ये होता है, बना लो ये भी. अब जो बात आपको समझनी है उस पर कंसंट्रेट करो. साइन ऑफ जीरो कितना आएगा? साइन ऑफ जीरो प्लस पाई. मतलब तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई. तो क्या इसका पाई पीरियड हो सकता है? पाई पीरियड क्यों नहीं है? ये जीरो के लिए तो वैलिड है, लेकिन π/2 के लिए हम बात करेंगे तो -1 आ जाएगा. तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 2 पाई. 2 पाई फंडामेंटल पीरियड है. पीरियड तो क्या है? 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है. ये सभी पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल क्या है? 2 पाई. ये पीरियड क्यों है फंडामेंटल? ध्यान से समझना. ये तो कुछ ही एक्स के लिए वैलिड है. ये वाला रिलेशन सभी एक्स के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई एक्स की हर वैल्यू के लिए कितना आता है? मतलब साइन ऑफ एक्स, ये एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड है. तो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. तो साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है? 2 पाई. बात समझ में आ गई ना? तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स मस्ट बी वैलिड फॉर ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. समझ गए? मतलब ये कुछ पॉइंट्स के लिए वैलिड है. वही 0 प्लस 0 पाई पे 0 है, इस पे भी 0 है. लेकिन अगर हम क्या करते हैं इसमें, π/2 पे तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ साइन ऑफ π/2 कितना होता है? 1. और साइन ऑफ पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा? -1. तो वो एक्स की हर वैल्यू के लिए तो वैलिड है नहीं. लेकिन ये जो रिलेशन है ये एक्स की हर वैल्यू के लिए वैलिड है. बात समझ में आ गई ना? तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई. समझ गए? कोई डाउट? डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? ठीक है. अब एक चार्ट बना लो, जो अभी तक हमने पढ़ रखे हैं उनको समझ लेते हैं पहले. जैसे एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इक्वल टू ये बताओ, और यहां फंडामेंटल पीरियड लिखो और यहां पीरियड लिखो. एक चार्ट बना लो. जो जो हमें आते हैं, पहले से आते हैं, जो सीख लिए हैं, उनका देख लेते हैं पहले. उसमें जो डाउट रहेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. कॉस एक्स, एफ पी कितना है? 2 पाई. पीरियड कितना है? 2k पाई, वेयर k इज एलिमेंट ऑफ i प्लस. अरे ये तो फंडामेंटल पीरियड है. पीरियड तो इसका 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब है ना? नहीं, एफपी तो फंडामेंटल सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर है जिसके बाद नेचर रिपीट होता है वो क्या है? 2 पाई है.
लेकिन नेचर तो रिपीट हम ये भी कह सकते हैं 4 पाई के बाद भी हो रहा है। नहीं, लेंथ आगे बढ़ जाएगी ना, एक्स में देखेंगे तो। बात समझ में आ गई ना? ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर आफ्टर दैट नेचर रिपीट्स इज फंडामेंटल पीरियड, और द पॉजिटिव नंबर आफ्टर दैट नेचर रिपीट्स इज पीरियड। समझ गए कि नहीं? एक ही बात है, आ सकता है जनरल सॉल्यूशन वगैरह, आना तो चाहिए हमें। समझ गए कि नहीं? टेन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है? पाई। और पीरियड हम क्या कह सकते हैं? या एन पाई या के पाई, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस। नोट कर लो। सेक एक्स का पीरियड कितना होगा? सेक एक्स का भी कितना होगा? 2 पाई। कोसेक एक्स का भी कितना होगा? 2 पाई। कॉट एक्स का कितना होगा? पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? नोट कर लिया ना? नोट कर लिया ना? आगे देखो। हो गया? फ्रैक्शन एक्स का पीरियड कितना होता है? वेरी ओरिजिनली यही पीरियोडिक है बस। फ्रैक्शन एक्स का एफपी कितना होता है? 1। और इधर क्या होता है? एन। एन या के आई प्लस। ठीक है? वेरी ओरिजिनली जो पीरियोडिक है वो यही सब है बस। अब इनके कॉम्बिनेशन से बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके लिए हम कुछ रूल सीखेंगे, लेकिन फिर भी जो हमने पढ़ रखे हैं वो तो देख ही लेते हैं। ध्यान से देखना। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कोसेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है? एफपी पाई। फंडामेंटल पीरियड इन सब का क्या है? पाई है। और जनरल पीरियड क्या कह सकते हैं हम? के पाई। के इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस। ठीक है? अच्छा, साइन स्क्वायर का कितना होगा? कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, या मॉड 10x, मॉड कॉट एक्स, और या मॉड कोसेक एक्स लिख लो। इन सब का भी एफपी कितना होगा? पाई। कोई डाउट हो इसमें से तो मैं बता सकता हूं। किसका? अरे साइन स्क्वायर एक्स तो बहुत आसान है यार। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई। ऐसे है। अब मुझे ये बताओ कि जैसा नेचर इसका 0 से पाई में निगेटिव साइन के साथ है, और पाई से 2 पाई में कैसा होता है? सेम होता है। 0 से पाई में जैसा पॉजिटिव है वैसा ही पाई से 2 पाई में निगेटिव है। तो जब हम इसका मॉड लेते हैं तो निगेटिव को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। तो ये ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो भी पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा या स्क्वायर होगा, तो ग्राफ तो अलग तरीके से बनाएंगे, लगभग ऐसा ही रहेगा। इसका ग्राफ भी कैसा ही रहेगा? लगभग ऐसा ही रहेगा, अभी मैं बता दूंगा। लेकिन क्या रहेगा? नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। स्क्वायर है ना? समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई? अभी मैं बता दूंगा ये। और कोई डाउट इसमें?
नहीं, 0 से पाई में भी पॉजिटिव होगा साइन स्क्वायर यार, स्क्वायर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसमें जो साइन एक्स तो नेगेटिव होगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होगा यार, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होगा। समझ आए? कोई डाउट नहीं आया? साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होगा? साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, कोसेक क्यूब एक्स। इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। जब साइन एक्स नेगेटिव था तो ये नेगेटिव रहेगा, और साइन एक्स पॉजिटिव था तो पॉजिटिव। तो साइन एक्स किसके बाद रिपीट कर रहा था? 2 पाई। तो इन सब का एफपी कितना होगा? 2 पाई। और जनरल पीरियड कितना होगा? 2 के पाई, वेयर के इज एलिमेंट ऑफ आई प्लस। बात समझ में आई ना? मतलब इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्वायर में क्या हो रहा था? नेगेटिव का भी क्या बन रहा था? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना? समझ आ गई? तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आ गया? साइन पे पावर एन एक्स है, और एन अगर ऑड है तो एन इवन है तो पाई। समझ आ गया सही तरह से? है ढंग से आ गया ना? अच्छा, रिवाइज करो एक बार। अच्छा, इतना समझ आ गया ना? एक चीज लिखो जरा, ये लिखो, नोट करके लिखो, नोट। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स and gx equal to mod sin x. Although both are periodic, with fundamental period pi, although both are periodic with fundamental period pi, but both are not same functions. ठीक है ना? But both are not same functions. But both are not same functions. ध्यान से देखना। जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स था, इसमें मैंने आप लोगों को एक कॉर्नर पॉइंट की बात बताई थी। ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या रहता है? ये कॉर्नर पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो बहुत ध्यान से देखना, एक जो मेजर डिफरेंस है इनमें वो क्या है? मॉड साइन एक्स के ग्राफ में क्या आता है? y इक्वल टू मॉड साइन एक्स के ग्राफ में क्या आता है? ये पॉइंट कैसे आते हैं? कॉर्नर। ये सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है ना? लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होते। और थोड़ा ध्यान से मैं बताता हूं आपको, एक और चीज बताता हूं। अच्छा, ये बताओ कि x इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो साइन एक्स की मॉड साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। तो जो नंबर, जब नंबर हमारे पास 0 to 1 में लाई करता है तो स्क्वायर क्या आता है? लेस देन द नंबर। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? यहां पर कॉर्नर पॉइंट नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसे कुछ जाता है, ऐसे रहता है ग्राफ। ये किसका ग्राफ होता है? y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। और ढंग से समझना, अगर इसमें ही मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा?
इसके ग्राफ से नीचे रहेगा, बहुत ढंग से समझना। क्यों? जैसे कोई भी एक्स कंफर्म करो आप, स्क्वायर है तो स्क्वायर से आउटपुट क्या आएगा? कम आएगा। मतलब x इक्वल टू π/6 के लिए बात करते हैं तो वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? मॉड साइन एक्स की कितनी आ रही है? 1/2। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की कितनी आ रही है? 1/4। तो 1/4 नीचे है, कम है कंपेरेटिव टू 1/2। बात समझ में आ गई ना? ये डिफरेंस भी हम समझ सकते हैं, काफी अंतर है, लेकिन दोनों का पीरियड कितना है? पाई। रेंज क्या है दोनों की? सेम, 0 to 1। समझ गए ना? इसमें ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होते। बात समझ में आई ना? ये ठीक है कि नहीं? आ गया? बना लिया ये? अच्छा, एक और तरीके से समझ सकते हैं, ढंग से देखना यार, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास मॉड साइन एक्स है तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ये सब क्या है? कॉर्नर पॉइंट है? ये 0 0 है, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। समझ गए कि नहीं? पाई के बाद रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई है? अब ढंग से देखना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। वैसे तो डेरिवेटिव से भी हमारे पास अप्रोच है, बहुत सारी तरीके हैं। कॉनकेविटी को चेक कर सकते हैं, कॉनकेविटी को भी देख सकते हैं, उससे भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन मैं एक अलग ही अप्रोच से बता रहा हूं आपको, ढंग से देखना। साइन इज कॉस 2x किसकी इक्वल होता है हमारे पास? कॉस 2x किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई ना? तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं? है? ये समझ आया कि नहीं? ये आ गया? अब बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या बनाया, इसके इक्वल होगा कि नहीं? ये आ गया ना? सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाया। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सबको ध्यान है? कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ये कितना होता है? 2 पाई, 0। और ये कितना होता है? पाई, 0। ऐसे ही रहता है ना? ये समझ आ गया? इसके बाद क्या किया हमने, y इक्वल टू कॉस 2x का ग्राफ बनाया। तो जो वैल्यू यहां पर 2 पाई पे आ रही होगी, इसमें किस पे आ जाएगी? अरे, पहले ग्राफ में जो वैल्यू 2 पाई पे आ रही होगी, दूसरे में किस पे आ जाएगी? पाई पे। तो इसके ग्राफ कैसा हो जाएगा? ढंग से देखना है। कैसा हो जाएगा? जो 2 पाई है वो क्या बन जाएगा? पाई। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? सेम ही रहेगा, ऐसा ही। लेकिन ये पॉइंट कितना हो जाएगा? पाई, 0। ये क्या होगा? पाई, 1। बात समझ में आई ना? ये क्या होगा? π/2, -1। ये समझ आ गया? जो इस वाले ग्राफ में जो वैल्यू पाई पे आ रही होगी, वो इसमें किस पे आएगी? 2 पाई पे। समझ आ गए? कोई डाउट? आ गया ना? समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं जाना चाह रहा हूं, cos 2x से जाना चाह रहा हूं y इक्वल टू -1/2
cos 2x। बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या अंतर आएगा? क्या कोई x में अंतर आएगा? नहीं आएगा। पहला अंतर क्या आएगा कि जो पॉजिटिव है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। पहले वो कर देते हैं। ये पाई बना तो ये कैसा हो गया? ऐसा हो जाएगा। ये आया कि नहीं? है? सही है कि नहीं? और 1/2 से क्या फर्क पड़ेगा? जहां पे वैल्यू क्या आ रही थी? पाई कॉमा 1 आ रही थी, वो कितना आ जाएगी? पाई कॉमा 1/2। तो ये कितना आएगा? पाई कॉमा -1/2। तो जो वेरिएशन -1 से 1 था वो क्या हो चुका है? -1/2 से 1/2। ये बात समझ में आ गई? है? मतलब जैसे cos 2x का वेरिएशन -1 to 1 है, तो माइनस cos 2x का -1 to 1 है। लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा? -1/2 cos 2x का कितना होगा? -half to हाफ। अब इसमें क्या करते हैं? 1/2 ऐड कर देते हैं। 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। तो कैसा आएगा? ये ऐसा रहेगा। समझ आया कि नहीं? तो ये ग्राफ क्या होगा? 1/2 ऐड करने पे ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? 0 पे। और ये कहां पे पहुंचेगा? 1 पे। तो कैसा आ गया? जो हमने बनाया था वो लगभग सही आ गया है। ये किसका ग्राफ आ चुका है? ये क्या है? पाई कॉमा 0। ये किसका है? ये किसका ग्राफ आ गया? sin स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है ना? और भी तरीके हो सकते थे इसे समझने के, लेकिन ये हमने अलग तरीके से ही अप्रोच किया है और समझ में आ गया होगा। यहां पे स्मूथ पॉइंट आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे। समझ गए? कोई डाउट? अगर डेरिवेटिव से चेक करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x। तो बहुत ध्यान से देखना, 0 से π/2 में ये कैसा है? पॉजिटिव है दोनों, तो इंक्रीजिंग है। और 0 से π/2 में कॉनकेव, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कॉनकेव अपवर्ड है। बात समझ में आ रही है ना? और π/2 टू पाई में कैसा है? निगेटिव है, डिक्रीजिंग है। समझ गए कि नहीं? और डबल डेरिवेटिव sin 2x आ गया ना, डबल डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 cos 2x। तो ये कैसा आएगा? π/4 पे इसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी। 0 to π/4 कॉन्केव अपवर्ड, π/4 to पाई कॉन्केव डाउनवर्ड। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई नहीं? समझ आया ये? ठीक है ना? इतना आ गया। ये चेंजेस दोबारा से बनाइए, मतलब दोबारा से अपने कॉपी में बनाइए चेंजेस। sin स्क्वायर x को cos x की हेल्प से डेवलप करो। Some important rules. Some important rules to evaluate period of function. Some important rules to evaluate period of function. फर्स्ट लिखो, जैसे लिखिए जरा। मान लो अगर हमारे पास y इक्वल टू fx है, लिखो जरा। इफ y इक्वल टू fx इज पीरियोडिक फंक्शन, इफ y इक्वल टू fx इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, if y equal to fx is periodic function with period t, then function defined as gx equal to capital A times f x plus alpha plus beta is also periodic function, is also periodic function with period t,
इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। ढंग से समझिए, अगर इस फंक्शन का पीरियड कितना है, टी है, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, टी। कैसे समझना है, वेयर ऐसे लिख लो, वेयर ए अल्फा बीटा आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ये रियल कांस्टेंट होने चाहिए, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ गई। देखो यार एग्जांपल देखो, तब इसका प्रूफ देखेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे y इक्वल टू हमारे पास है 2 साइन x माइनस 3 प्लस 4 है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड कितना होगा y का, 2 पाई। जो साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है वही इसका होगा 2 पाई। बात समझ में आ गई ना, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ आ गए। जैसे y इक्वल टू अगर हमें 3 cos x माइनस 5 प्लस 2, इसका पीरियड निकालना है fp, ये कितना होगा, 2 पाई। समझ गए, रूल समझ में आया। ये ऐसी ही बात है कि सर्किल है, तो सर्किल यहां पे बनाए या यहां पे बनाए, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, नहीं। जो साइन एक्स है, साइन एक्स यहां पे बनाए या शिफ्ट करके आगे ले जाके ऊपर बना दिया, लेकिन जो लेंथ है वो तो कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी, जिसके बाद वो नेचर रिपीट हो रहा है। समझ आ गई ये बात, बात समझ में आएगी नहीं, लॉजिक समझ में आया। अगर एफ एक्स का पीरियड से मतलब अगर हम उसे शिफ्ट कर देते हैं आगे पीछे, तो पीरियड चेंज नहीं होता। ठीक है कि नहीं। अब मैं इसे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं मैथमेटिकली, ढंग से देखना। जैसे एफ एक्स का पीरियड हमारे पास क्या है, टी है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी कितना आएगा, एफ एक्स। ठीक है कि नहीं, या एफ ऑफ 2x प्लस टी कितना आएगा, एफ ऑफ 2x। एफ ऑफ साइन एक्स प्लस टी कितना आएगा, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसमें टी ऐड करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही है वही उस पर आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एफ ऑफ वेरिएबल प्लस टी कितना आएगा, अगर आर टू आर में डिफाइंड एफ ऑफ वेरिएबल। ये बात हमें, ये कहां से समझ में आई कि एफ एक्स का पीरियड कितना है, टी है। बात समझ में आ गई ना। अब हमें निकालना क्या था, जी एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका पीरियड निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। प्रूव कर रहे हैं, रिजल्ट वैसे तो ध्यान ही रखना है, ध्यान से देखना है। हमने इसका पीरियड क्या मान लिया, T1 मान लिया, तो जी ऑफ एक्स प्लस T1 कितना होगा, जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, जी ऑफ एक्स प्लस T1 की वैल्यू कितनी आएगी, ए एफ एक्स प्लस T1, एक्स की जगह एक्स प्लस T1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यही आएगी ना। और इक्वल टू कितना आएगा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एफ एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये समझ आया। अब हमने क्या किया, बीटा को कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गए, ए भी कैंसिल हो गए। ठीक है कि नहीं। अब एक्स प्लस अल्फा को वेरिएबल मान लो, तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स प्लस अल्फा प्लस T1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा। इसे वेरिएबल मान लो तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स वेरिएबल प्लस T1 कितना आ गया, एफ ऑफ वेरिएबल। तो ये ऐसा है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, टी। T1 की वैल्यू 2t भी पॉसिबल है। अगर टी फंडामेंटल है तो ये भी क्या होगा, फंडामेंटल। बात समझ में आ गई कि नहीं, समझ आए। ठीक है कि नहीं। हमें इसका पीरियड निकालना था, तो बेसिक हर डोमेन के हर पॉइंट के लिए क्या वैलिड होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस T1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस T1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जब हमने इसे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, T1 इक्वल टू टी। इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स का पीरियड फंडामेंटल पीरियड टी है तो इसका फंडामेंटल पीरियड टी होगा, अगर इसका वन ऑफ द पीरियड टी है तो इसका भी वन ऑफ द पीरियड क्या होगा, टी होगा। नोट कर लो ढंग से नोट करिए।
कर लिया? जल्दी करो, जल्दी करिए। एफ ऑफ वेरिएबल प्लस टी एफ ऑफ वेरिएबल आ रहा है, यहां पर भी वैसे ही बन गया एफ ऑफ वेरिएबल प्लस टी वन इक्वल टू एफ ऑफ वेरिएबल। तो टी वन की वैल्यू क्या होगी? या तो टी होगी, 2t होगी, 3t होगी, लेकिन फंडामेंटल क्या होगा? टी। समझ आ गया नहीं? ठीक है, आ गया ना? अब एक इंडिपेंडेंट रूल दे दे, एक और देखिए, सेकंड लिखिए, नोट कर लिया? सेकंड लिखो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन with period t, if y equal to fx is periodic function with period t, then gx equal to f ax, f ax is periodic function with period t upon mod of a, where a is real constant, a not equal to 0. fx is periodic function with period t, then gx equal to f of ax is periodic function with t upon mod of a, where a constant, a element of R, a not equal to 0, t upon mod of a. ठीक है, अब समझो जरा, एप्लीकेशन वाला पार्ट इसका बताता हूं मैं तुम्हें, ढंग से देखना। जैसे y इक्वल टू साइन 3x है, इसका पीरियड कितना आएगा? साइन एक्स का कितना था? इसका 2π/3, समझ गए कि नहीं? y इक्वल टू कॉस 7x है, इसका पीरियड कितना आएगा? है 2π/7। जैसे y इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या दिया है, tan 5x है, tan x का पीरियड कितना था? π/5 है भी। y इक्वल टू फ्रैक्शन 5x है, इसका पीरियड कितना आएगा? 1/5। y इक्वल टू साइन πx है, इसका पीरियड कितना होगा? 2π/2। रूल समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इनके। अगर इसका एफपी है तो ये एफपी होगा। आ गया कि नहीं? समझ आ गया ना ये? जल्दी करिए। ठीक है, ये देखो यार,
मान लो हमें पीरियड निकालना है 3 sin 5x माइनस 2 प्लस 4, इसका पीरियड कितना होगा? 3 से तो कोई चेंज आएगा नहीं, इस 2 से भी चेंज नहीं आएगा, 4 से भी चेंज नहीं आएगा, कितना आएगा? 5 से आएगा। कितना होगा? 2π/5। नोट कर लो। एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज होगा, पीरियड चेंज नहीं आएगा। पीरियड 2π/5 होगा। समझ आया ये? समझ आ गया नहीं? आगे देखो। अब इस रूल को प्रूव करने की सोच रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। y = fx का पीरियड कितना है? t है। तो इसका मतलब क्या होगा? f ऑफ वेरिएबल प्लस t की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ वेरिएबल यही आएगी ना। अब अभी यूज किया था इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। पीरियड हमें किसका निकालना है? gx = f ऑफ ax। तो मैंने क्या किया? g ऑफ इसका पीरियड t1 मान लिया, तो ये कितना आएगा? g ऑफ x, तो ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ ax प्लस at1 इक्वल टू कितना आएगा? g ऑफ नहीं f ऑफ gx की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ ax। अब क्या किया? ax को वेरिएबल मान लिया, तो क्या आ गया? f ऑफ वेरिएबल प्लस at1 कितना आ गया? f ऑफ वेरिएबल, तो at1 की वैल्यू कितनी होगी? t, लेकिन पॉजिटिव लेना है ना, तो t1 कितना आ गया? t अपॉन मॉड ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ? fx का अगर पीरियड t है तो f ऑफ ax का पीरियड कितना होता है? t अपॉन मॉड ऑफ a। नोट इट। समझ आया कि नहीं? पीरियडिक में क्या है कि एक ऐसी लेंथ जिसके बाद नेचर क्या होता है? रिपीट करता है। समझ आ गए? इतना आ गया कि नहीं? जल्दी करो। आ गया ना? समझ आ गए? आगे देखो। थर्ड पॉइंट में ही लिख लो ये। पीरियोडिक नेचर ऑफ gx इक्वल टू f1x प्लस f2x। ठीक है ना? where f1x and f2x, where y equal to f1x and y equal to f2x are periodic functions with period t1 and t2. Functions with period t1 and t2. ठीक है? पहले ढंग से समझिए, जो ये रिजल्ट्स हैं ये इसके लिए भी वैलिड है। ये तो एक एग्जांपल है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, T1 एंड T2 आर डिफरेंट, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और F2 ऐसा नहीं है कि F1x 0 हो या F2x 0 हो, ये भी नॉन जीरो फंक्शंस हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? और इसके लिए बात नहीं कर रहे, ये जनरल बात कर रहे हैं। F1x प्लस 2 F2x, 3 F1x प्लस 4 F2x, सम डिफरेंस, इनके लिए बात कर रहे हैं पूरी। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले 3 पॉइंट लिखिए, फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, थर्ड था ना ये, इसमें लिखिए, ये लिखिए। इफ T1 इज रेशनल
if T1 is rational and T2 is irrational, then gx is non-periodic function. If T1 is rational and T2 is irrational, then gx is non-periodic function. अगर क्या हो T1 और T2 में से एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल, तो सम कैसा आएगा? नॉन पीरियोडिक. मतलब फंक्शंस का सम कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक. जैसे 10 फंक्शन का सम लिखा है, उसमें से सबके 9 के पीरियड रैशनल है और एक का पीरियड कैसा है? इर्रेशनल. तो वो कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक. सेकंड पॉइंट लिखो. इफ T1 एंड T2 बोथ आर रैशनल, if T1 and T2 both are rational, then gx is periodic, then gx is necessarily periodic function, then gx is necessarily periodic function with one of the period LCM of T1 and T2. But by LCM with one of the period LCM of T1 and T2. But by LCM obtained period may be fundamental, may not be fundamental. May be fundamental, may not be fundamental. लिख लिया? भाई बताऊंगा, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा ये. आगे लिखो थर्ड वन. इफ T1 एंड T2 बोथ आर इरेशनल, if T1 and T2 both are irrational, then gx may be periodic, may not be periodic, depending on irrational factor. ठीक है क्या नहीं? अब अभी मैं थोड़ी देर में इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये लिखा क्या है पहले इसको समझिए. ठीक है? पहली बात ये क्या, अभी एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद की बात है. पहले ये बताइए कि जो लिखा है उसे समझिए. जैसे y इक्वल टू हमारे पास क्या है? साइन x है और कॉस पाई x है. तो ये बताओ कि इसका पीरियड कितना है? 2 पाई. इसका पीरियड कितना है? 2 पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल. पाई इर्रेशनल और 2 कैसा है? रैशनल. तो ये कैसा होगा फंक्शन? आंख बंद करके बता सकते हैं. नॉन पीरियोडिक. बात समझ में आएगी नहीं? अभी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक दो एग्जांपल लेके, फिर मैं उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करूंगा. ये बात समझ में आ गई? लिख लो जरा से. जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है? नॉन पीरियोडिक. ठीक है ना? मान लो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है 10x प्लस फ्रैक्शन x, फ्रैक्शन 2x. इसका पीरियड कितना है? पाई. इसका पीरियड कितना होगा? 1/2. तो ये रैशनल, ये रैशनल, ये कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक.
ठीक है, लिख लिया। थर्ड देखो, मान लो आपको इसका पीरियड निकालना है, ध्यान से देखना है। एफ एक्स इक्वल टू साइन 3 पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स। तो आपको करना क्या है, इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाई 2/3। इसका कितना आएगा 2, ठीक है ना। तो दोनों रैशनल हैं, दोनों कैसे हैं, रैशनल। तो एफ एक्स कैसा होगा, पीरियोडिक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इसका वन ऑफ द पीरियड कैसे निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम लें। तो एलसीएम वो वाला नहीं लेना, उसमें कंफ्यूजन वाले भी बातें होती है, नीचे लेते हैं। आपको कैसे ध्यान रखना है, जो ऊपर वाले टर्म आ रहे हैं उनका तो क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है पीरियडिक के केस में। तो करना क्या है, ए और सी का क्या लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड सी, लिख लो यार, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड सी अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड डी, अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बी एंड डी। मतलब रेशनल जो नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शंस, इनके एलसीएम ऐसे लेते हैं। बात समझ में आई ना। ए और सी का क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और अपॉन में जो नंबर आ रहे हैं उनका क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे ये बताओ, 2 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 2, और 3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1। 3 और 1 का, तो इसका पीरियड कितना आएगा, 2। वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, 2। इसका 2/3, 2/1 था, तो हमने क्या किया, 2 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपॉन 3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना। ये आगे देखिए, मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दिया है, ध्यान से देखना, साइन 4 पाई एक्स प्लस फ्रैक्शन 2/3 एक्स। फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होता है, इसका पीरियड कितना होगा, पहले वाले का 2 पाई बाई 4 पाई, कितना आ गया 1/2। इसका कितना आएगा 1/2/3, तो कितना आ गया 3/2। समझ गए। अब ध्यान से देखना है, क्या करेंगे, हमें क्या किसका पीरियड निकालना है, 1/2 3/2। तो ये कैसा होना है, पीरियडिक ही होना है, फिक्स है। पीरियड कैसे निकालेंगे, 1 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 3, और 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2। तो 3/2 इसका क्या होगा, वन ऑफ द पीरियड। मे बी फंडामेंटल, मे नॉट बी फंडामेंटल, वो कोई रूल नहीं है। समझ गए कि नहीं, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। समझ आया ये, दूसरे पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड देखिए। अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, इर्रेशनल। और इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। सम का भी पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई, रिपीट हो जाएगा। तो दोनों के इर्रेशनल हैं, तो भी ये कैसा आ गया, पीरियोडिक। बात समझ में आ रही है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो साइन एक्स लिया है यहां पे, और यहां पर ले लेते हैं फ्रैक्शन x/√2, कॉमन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, और इसका पीरियड कितना है,
√2। ठीक है कि नहीं? यहां पर क्या खास बात हो रही है, ये कॉमन फैक्टर है वो सेम आ रहा है, इसलिए 2 पाई पीरियड हो गया। इरेशनल फैक्टर सेम है, लेकिन यहां पर इरेशनल फैक्टर सेम नहीं है। ये फंक्शन कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। बात समझ में आई? टू पाई बाई वन, 2 पाई, 2 पाई का लिस्ट 1 मल्टीपल 2 पाई और 1 का 1। समझ गए? बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 3 रूल मैंने आपको बताया कि F1 fx प्लस gx है। T1 और T2 दोनों कैसे हैं? T1 और T2 दोनों रैशनल है, तो कैसा होगा फंक्शन? पीरियोडिक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और पीरियड कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम और नीचे वाले टर्म्स का एचसीएफ। एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो कैसा होगा फंक्शन? नॉन पीरियोडिक। और दोनों इरेशनल है तो पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी। किस पे डिपेंड करेगा? इरेशनल फैक्टर। बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। gx इक्वल टू क्या है हमारे पास? f1x प्लस f2x है। ठीक है? अब इसका पीरियड T1 है, इसका पीरियड कितना है? T2 है। इसका पीरियड, अगला पीरियड क्या होगा? 2T1। और अगला क्या होगा? 3T1 डॉट 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 N1 T1 डॉट 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 डॉट। ऐसे ही होंगे ना? N1 इंटीजर है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 पाई के बाद रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा। बात समझ में आ गई है? इसका पीरियड T2 है, तो अगला क्या होगा? 2T2, नेक्स्ट 3T2 और अगला क्या होगा? N2 T2 डॉट डॉट डॉट। समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, अगर किसी भी N1 और N2 इंटीजर के लिए हमारे पास क्या आ जाए? N1 T1 इक्वल टू N2 T2, तो इसका मतलब जो ये नंबर आएगा इसके बाद क्या होगा? सम रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा नंबर नहीं आ पा रहा है तो सम कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर T1 हमारे पास क्या है? रैशनल है, और T2 क्या है? इर्रेशनल है। तो रैशनल में इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा? रैशनल। और इर्रेशनल में इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा? इर्रेशनल। तो एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि N1 T1 इक्वल टू क्या आ जाए? N2 T2, क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पहली बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F1x प्लस F2x कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? और दोनों के दोनों रैशनल हैं तो निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। और जो आएगा T0 वो क्या आएगा? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। बात समझ में आ गई? और अगर इर्रेशनल ऐसे हैं कि उनका रैशनल फैक्टर कैसा है? सेम है। इर्रेशनल कैसे है कि रैशनल फैक्टर कैसा है? सेम है, तो वे रैशनल फैक्टर कॉमन आ जाएगा दोनों में, तब भी हमारे पास N1 और N2 एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? इतना समझ आया ढंग से? है एक रैशनल एक इर्रेशनल है, तो ये सा टाइम रैशनल हो गया और ये इर्रेशनल। तो रैशनल इर्रेशनल के कभी इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब T0 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पीरियडिक में मैंने आपको क्या बताया कि y इक्वल टू एफ एक्स पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड t, अगर f ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो? fx। लेकिन ये डोमेन के हर पॉइंट के लिए वैलिड हो, और t क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t क्या होगी? फंडामेंटल पीरियड। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद जो जनरली स्टैंडर्ड पीरियडिक फंक्शन है उनके बारे में बताया। इसके बाद मैंने 3 रूल बताए अभी तक कि एफ एक्स अगर पीरियडिक फंक्शन विद t है
तो ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा मीन्स एक्स में कोई चेंज नहीं आए, प्लस में माइनस में, और आगे वाई में प्लस में माइनस में, या प्रोडक्ट में आगे कोई भी चेंज आ रहा है तो पीरियड चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होगा, टी अपॉन मॉड ए, और अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स टाइप का है, या एफ वन एक्स प्लस टू एफ टू एक्स इस टाइप का है, और एफ वन और एफ टू दोनों कैसे हैं, पीरियोडिक विद पीरियड टी वन एंड टी टू, तो रिजल्ट क्या बताएं, टी वन और टी टू दोनों एक रैशनल एक इर्रेशनल है तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक, दोनों रैशनल है तो फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक विद वन ऑफ द पीरियड एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। लेकिन वो निकालते कैसे हैं हम, ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम और अपॉन वाले टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और दोनों इर्रेशनल है तो किस पर डिपेंड करेगा, इर्रेशनल फैक्टर पे। इतना समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट, ठीक है।